नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लिख रहा हूँ 12th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 12.2 पार्ट सेकंड कराने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि आप पार्ट सेकंड डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मत कीजिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड करना है। ठीक है। एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। एक कुटीर उद्योग निर्माता है, ठीक है, लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने काटने और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक रगड़ने काटने वाली मशीन और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप जो लैंप बना रहे हो ना, तो 2 घंटे तो रगड़ने काटने के लिए लग जाते हैं और 3 घंटे इस पर स्प्रेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि एक शेड, ठीक है, एक लैंप है और एक शेड है, एक लकड़ी का शेड है। पेडेस्टल लैंप और शेड की बात हो रही है, ठीक है। जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। एक लैंप की बिक्री 5 रुपये और एक शेड की बिक्री 3 रुपये का लाभ होता है। यानी लैंप पे 5 रुपये का हो रहा है एक पे, और शेड पे कितना हो रहा है, 3 का। यह मानते हुए कि किसी की सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए कि वह प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ की बात हो रही है मैक्सिमम की, तो लेस देन और इक्वल टू जो भी इक्वेशन बनेगी लेस देन और इक्वल टू बराबर के इस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लो, माना कुल लैंप एक्स मान लो, कुल लैंप कितनी मान लो एक्स, और कुल शेड के लकड़ी के शेड कितने मान लो बाई, कुल शेड इक्वल टू बाई है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। कौन कौन सी मशीन है, एक तो रगड़ने काटने की मशीन और एक स्प्रेयर है। रगड़ने अथवा काटने की मशीन, एक स्प्रेयर है। क्लियर है, ये घंटे में काम कर रही हैं, ये भी घंटे में और ये भी घंटे में। इस तरीके से दी जानकारी के अनुसार आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, लैंप है और ये शेड है। तो यहाँ पे देखिए, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने की मशीन कितने घंटे काम कर रही है, 2 घंटे। क्लियर है, 2 घंटे रगड़ने काटने की और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, तो 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है लैंप में। और शेड में कितनी हो रही है, जबकि शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर, 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटा स्प्रेयर की। ठीक है, तो कोई बात नहीं। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे, ठीक है, स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे और रगड़ने काटने की प्रतिदिन मशीन 12 घंटे के लिए चलती है। रगड़ने काटने की तो कितनी चल रही है, प्रतिदिन कार्य। रगड़ने काटने वाली जो प्रतिदिन की जो दे रखी है ना, 12 घंटे की दे रखी है, और स्प्रेयर की 20 घंटे की दे रखी है। ये 12 घंटे चल रही है और ये 20 घंटे चल रही है। क्लियर है, अब देन इक्वेशन बना लो। अधिकतम वैल्यू जानना चाहता है ना इस वाले में अधिकतम, तो बस आपको करना क्या है, 2x प्लस 1y अधिकतम के लिए लेस देन और इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस के 2y 20। इक्वेशन सेकेंड, एंड आपको कुल लाभ दे रखा है, टोटल लाभ। लैंप की बिक्री पर 5 रुपये और शेड की बिक्री पर 3 रुपये। लैंप पर 3 रुपये और शेड पर, लैंप पर 5 रुपये और शेड पर 3 रुपये। टोटल प्रॉफिट 5 रुपये लैंप पे, लैंप को क्या मान देते हैं, एक्स, प्लस और क्या था, 3 रुपये शेड पर, प्लस 3y, सॉरी जेड बराबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा, जेड इक्वल टू 5x प्लस के 3y। कैसे सॉल्व करते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लेना, बाई इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लोगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर के 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर के 20 हो जाएगा। क्लियर है? 2 पॉइंट बनाते हैं। पिछली वीडियो में सब क्लियर समझा चुका था मैं, ये x और ये y। पहले y की वैल्यू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर के डिवाइड कर देगा तो 6। अब x की जगह 0 रखोगे, 0 हो जाएगा पूरा, तो y बराबर कितना मिलेगा 12। ये आपका p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। तो p कितना है 6,0 और q कितना है 0,12। और यहाँ से सॉल्व करोगे इसे, ये x और ये y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/3, तो ये 0 हो जाएगा, 3 क्या करेगा डिवाइड करेगा। जब x की जगह 0 रखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका नाम दे देना, इसका नाम दे देना, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो आप r, 20/3, इसका नाम दे दो s, 0,10। ठीक है? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, एक इंटरसेक्ट जहाँ पे जो दोनों पॉइंट काटते हैं उसकी वैल्यू और आ जाएगी। ठीक है? उसका नाम b मान लेना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या करोगे, y को बराबर कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस कर लेना इक्वेशन सेकंड को। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2y 12 दूनी 24। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, सेकंड से कुछ मत करो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये सेकंड है। तो माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग कर दोगे। ठीक है? साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। 2y से 2y गया, 4x में से 3x गए तो 1x बचा, 24 में से 20 गए तो 4 बचे। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो। 3 इंटू एक्स, ये कितना रखोगे 4 प्लस 2y इक्वल टू 20, 4 दिया 12, 12 उधर किसको हो जाएंगे माइनस के, 20 में से 12 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। 2y बराबर के 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 4 बार। देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, b मान लो, लेट या b मान लो से b इक्वल टू x, y यानी 4,4। ठीक है? इतना क्लियर है? और आपको ग्राफ पेपर से इसे सॉल्व कर लेना है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी को। कैसे सॉल्व करोगे ये देखिए। तो इस वाले ग्राफ पे शो कर लेते हैं। ये एक्स डैश है, ये एक्स है, और ये आपका वाई है, और ये वाई डैश है। क्लियर है? तो ये ओरिजिन है 0,0 यानी ओ पॉइंट है। देखिए पी पॉइंट क्या था आपका, पी पॉइंट था आपका 6,0, 6,0, 1 2 3 4 5 6, ये रहा पी पॉइंट 6,0। ठीक है? और क्यू पॉइंट क्या था, क्यू पॉइंट था आपका 0,12, 0,12, 0 एक्स की साइड में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्यू पॉइंट है आपका 0,12। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे। ठीक है? तो मिलाओगे तो ये देखिए कैसे आपकी लाइन फर्स्ट आ गई। ठीक है? लाइन फर्स्ट है आपकी, एल फर्स्ट। अब लाइन सेकंड ड्रॉ करनी है आपको। लाइन सेकंड ड्रॉ करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, 20/3 का मतलब क्या होता है, 3 का भाग लगाओगे, 3 6 18, 2 3 6 18 यानी 6.6 के लगवाया जाएगा 20/3, यानी 6.6। 6.6 की बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6.6 चाहिए ना, 6.6 तो ये यहाँ पे 6.5 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 6.6।
यहाँ पे इसका नाम क्या था, PQR, यानी 20/3,0। ये वाला पॉइंट है R आ गया। 20/3 का मतलब 6.6 होता है, ठीक है, ये लगभग R आ गया। और क्या चाहिए था, S पॉइंट और चाहिए था आपको। S पॉइंट कितना है, 0,10। 0,10 देखते हैं, 0 एक्स साइड में, बाकी साइड में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया 0,10। ये S पॉइंट है आपका। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे। ये आपकी लाइन सेकंड आ गई। लाइन सेकंड कहाँ पे काट रहे हैं ये एक दूसरे को, लगभग यहाँ पे काट रहे हैं। मैंने बताया था जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम भी मैंने दे दिया था यहाँ पे सॉल्व करके। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना। बी मान लो 4,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4,4, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब रीजन एरिया निकालना है। ये देखिए लाइन फर्स्ट के लिए एरो किधर जाएंगे, लाइन फर्स्ट के लिए इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, ये देखते हैं। लाइन फर्स्ट को यदि हम सॉल्व करें, यानी मूल बिंदु पे चेक करें 0,0 पे 0 के 0 छोटा होता है 12 से, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पे 0 के 0 छोटा होता है 20 से, बिल्कुल सही बात है। तो सब केंद्र की तरफ ही जा रहे हैं इनके, केंद्र की तरफ, यानी इस ये वाली लाइन, पहली लाइन भी और दूसरी लाइन भी, ठीक है। पहली लाइन भी यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन, दूसरी लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक है। पहली लाइन भी इसी में जा रही है और दूसरी लाइन, यानी ये पार्ट कहाँ तक आ रहे हैं, दोनों लाइन किस में मिलेंगी, इस वाले पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। यहीं से तो निकल रही है लाइन और इसकी भी यहीं से आ रही हैं, तो दोनों लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले पार्ट में मिल रही हैं, इस वाले पार्ट में। द फिजिबल रीजन, यानी दोनों पॉइंट कहाँ मिल रही हैं, रीजन्स पॉइंट्स आर लिख लोगे। कौन कौन से हैं, ओ और एक ये रहा P और एक B और एक S, ठीक है। O P B और S, O P B S, क्लियर है। इतना लिखने के बाद एक टेबल बना लोगे आप। क्या लिखोगे, कॉर्नर पॉइंट और जेड बराबर की वैल्यू लिख दोगे। जेड बराबर की क्या दे रखा था, जेड बराबर की आपको, जेड बराबर की 5x प्लस के 3y, तो यहाँ पे लिख दोगे 5x प्लस के 3y, 5x प्लस के 3y। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसकी, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है आपके, ओ पी बी एस, ओ पी बी एस। ओ पे चेक करो, बी पे चेक करो, बी पे चेक करो और एस पे चेक करो। ओ के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,0, पी के क्या है 6,0, बी के क्या है 4,4 और एस के क्या है 0,10। तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, 0 रखोगे 0, 0 रखोगे 0, 0 आ जाएगा। जेड बराबर के 6 रखोगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 और बाई बराबर के 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 रखोगे एक्स के 4 पंजे 20 हो जाएगा, प्लस 4 रखोगे 4 3 12 हो जाएगा। 20 और 12 कितने हो जाएंगे, 20 और 12 32, 32। जेड बराबर के 32 हो जाएगा। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 रखोगे 0 और 10 3 30, तो जेड मैक्सिमम किस पॉइंट पे, इस पे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 32 एट 4,4। सो मैक्सिमम प्रॉफिट रेट 32 एट 4,4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में लैंप और शेड पूछी गई, कितनी लैंप और कितने शेड हैं। तो ये देखिए हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक्स को हमने क्या माना था, लैंप कितनी है 4, एक्स की वैल्यू 4,
और सेट कितने थे, बाई की वैल्यू कितनी आई थी, बाई की वैल्यू भी 4 आई थी ना, तो 4। लैंप और सेट भी कितनी है, 4, ये लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपको खुद करना है। थोड़ी सी हिंट मैं दे दे रहा हूँ उसमें। एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। एक प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने में और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। ठीक है, और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। ठीक है, दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट, जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए, अधिकतमीकरण पूछ रहा है, मैक्सिमम जानना चाहता है, प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों की कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया। ये काटने में स्मृति चिन्ह ए को कितना टाइम लगता है, मिनट में, मिनट की बात कर ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दे रखा था काटने में 5 मिनट, तो 5 मिनट लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर जोड़ने में 10 मिनट, तो जोड़ने में 10 मिनट। ठीक है, स्मृति चिन्ह ए के लिए। और स्मृति चिन्ह बी के लिए काटने और जोड़ने में 8-8 मिनट थे, 8-8 मिनट लिख दिया। और काटने में टोटल टाइम कितना लग रहा था, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है 3 घंटे 20 मिनट लग रहा था ना। 3 घंटे, घंटे को मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 7 18 यानी 180 मिनट होती हैं। 180 मिनट और 20 मिनट कितने हो जाएंगे, 200 मिनट हो जाएंगे। लेकिन आपको जोड़ने में 4 घंटे लग रहे थे, घंटे को टोटल मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 चौक 24 यानी 244 मिनट। देन यहाँ पे इक्वेशन बना लोगे आप। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 इस स्मृति चिन्ह को एक्स मान रहे हैं और इस चिन्ह बी को क्या मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं। 5x + 8y। ठीक है, अधिकतम पूछ रहा था इसलिए लेस देन और इक्वल टू कितना, 200। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे 10x + 8y लेस देन और इक्वल टू कितना, 240। इक्वेशन सेकेंड एंड टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, यानी z इक्वल टू, ये देखिए प्रत्येक पे कितना मिल रहा है, 5। ए पे तो मिल रहा 5 रुपये और बी पे में कितना मिल रहा है, 6। तो 5x + 6y, 5x + 6y। आपको खुद सॉल्व करना है इसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, डू योर सेल्फ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर बनाता है, एक तो डेस्कटॉप नमूना वाला और दूसरा पोर्टेबल नमूना वाला, जिनकी कीमतें क्रमशः, यानी डेस्कटॉप वाले की है ना 25,000 है और पोर्टेबल वाले की है 40,000, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटर की कुल मासिक मांग, टोटल डिमांड जो है महीने की 250 नगों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 250 नंबर्स, यानी नगो यानी 250 कंप्यूटर। यानी हम पोर्टेबल भी लें, और कौन कौन से थे, एक पोर्टेबल था और दूसरा था आपका डेस्कटॉप, तो 250 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के, यानी एक्स की वैल्यू को तो डेस्कटॉप मान लेना, पोर्टेबल को मान लेना बाई, एक्स और बाई की वैल्यू जानना चाहता है। जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त के लिए संग्रह करे, यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4,500 और पोर्टेबल नमूने पर 5,000 लाभ हो, तो कैसे करोगे। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो माना डेस्कटॉप को एक्स मान लोगे, पोर्टेबल को क्या मान लोगे, पोर्टेबल कंप्यूटर को वाई मान लोगे। तो प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा था कि पहले की कीमत कितनी है, 25,000, जिनकी कीमतें क्रमशः, यानी डेस्कटॉप की 25,000। टेबल बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस पोर्टेबल, यानी जितने भी होंगे उस पर 25,000 की एक कीमत है, जैसे 10 हुए तो 25,000 × 10 कर दोगे, एक्स जितने भी हों प्लस, और दूसरी कितनी है 40,000। दूसरा कौन था, पोर्टेबल, 40,000 हो जाएगा बाई। अधिक नहीं है, किससे अधिक नहीं है। अब ये देखिए इन दोनों की कीमत मिला के अब आपको क्या करना है, बराबर आपको एक चीज़ दे रखी थी, वो दे रखी थी दोनों की कीमत मिला के कितनी है, 70 लाख। यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है, निवेश कर रहा है ना, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन दोनों पे,
तो 70 लाख, यानी 5 जीरो और लगा दो, 1 2 1 2 3, 70 लाख रुपए। आप कैंसिल कर लोगे, 3 जीरो तो वैसे ही कट रही हैं, 3 जीरो कैंसिल कर लोगे और 3 जीरो काट दोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे 5x, 5 से करोगे 5 अट्ठे 40 और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20 कट गया, 2 जीरो और बची 1400। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी एंड। और आपको क्या दे रखा था, कंप्यूटर की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं है, यानी x प्लस वाई दोनों मिला के 250 हैं। ये दोनों कंप्यूटर मिला के, यानी डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों मिला के कितनी दे रखे हैं, 250 दे रखे हैं, 250 दे रखे हैं। एक से अधिक नहीं है का मतलब लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरह होता जा रहा है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपका राइट आंसर होगा, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। एंड टोटल गेन यानी टोटल प्रॉफिट को हम z मानते हैं बराबर के, z की बात करें तो ये देखिए क्या दे रहा है यहाँ पे, उसका लाभ 4500, ठीक है, किस पे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप को हम x मान लेते हैं, 4500x प्लस 5000 पोर्टेबल पे 5000 बाई, तो 4500x प्लस 5000 बाई, इक्वेशन थर्ड मान लोगे इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर की संख्या ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। इसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे, उसके निवेश इतना नहीं है तो अधिकतम संग्रह करना चाहता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम कुछ नहीं करना आपको, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, ऐसे सॉल्व करना है और जेड की वैल्यू अधिकतम निकालनी है, ठीक है। अधिकतम वैल्यू निकाली लोगे यहाँ से और बिल्कुल इस तरीके से अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू जिस पे आए वही आपका राइट आंसर होगा। डू योर सेल्फ लाइक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करना है। इतना मैंने हिंट दे दिया आपको, इतनी हिंट काफ़ी है क्योंकि क्वेश्चन सब कुछ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह रखा हुआ है, कुछ इंटरचेंज नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सब A to Z क्वेश्चन नंबर 6 की तरह वैल्यू इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, है तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही दोनों, एक क्वेश्चन और करा दूंगा इनमें से। तो ये देखिए मुझे ये परसेंटेज वाला बढ़िया लग रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी हिंट ले लूँ। एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए, एक भोज्य पदार्थ है, ठीक है, कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज है, मिनरल्स हैं, ठीक है, होना चाहिए। 2 प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं, F1 और F2 है। भोज्य F1 की लागत 4 रुपये प्रति मात्रक और लागत यानी कॉस्ट, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, और F2 की लागत 5 रुपये प्रति मात्रक है। भोज्य F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज हैं। F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक यानी 3 यूनिट खनिज है। इसको एक रैखिक प्रवण की समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिनमें इन 2 भोज्यों का मिश्रण है और उसमें न्यूनतम पोषक तत्व हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है क्योंकि ये चीज़ आगे रैखिक प्रोग्राम समस्या क्या है, ठीक है, ये मेन चीज़ बात है। तो बिल्कुल हम पूरे क्वेश्चन इसी से ही तो करते आए हैं अभी तक, रैखिक प्रोग्राम समस्या से ही तो करके आए हैं। तो ये देखिए सबसे पहले उसने क्या क्या दे रखा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि आपको खुद करना है। तो भोज्य F1 को x मान लो, भोज्य F2 को y मान लो, और टोटल कॉस्ट की बात करें ना, जैसे मान के चलो F1 की x4 की बात कर रहा था और F2 की क्या बात कर रहा था, चाहिए जेड की वैल्यू आती है, जेड और की 4x प्लस के 6y। यहाँ तक काम समाप्त। ये देखिए विटामिन कितनी मिल रही थी F1 से और खनिज कितने मिल रहे थे, ये देखिए यहाँ पे क्लियर दे रखा है। तो F1 से तो F1 की लागत, ये तो लागत की बात कर रहा था, और F2 की लागत। F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक यूनिट, तो 3 मात्रक यूनिट और 4 मात्रक खनिज है। 3 और 4 दे रखा था, 3 मात्रक विटामिन और 4 मात्रक खनिज दे रखा था। और F2 में कितना दे रखा था,
F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन, 6 और 3 मात्रक खनिज, 6 और 3 दे रखा था। इसका लागत, इसकी लागत 4 थी, इसकी लागत 3 थी, ठीक है। और टोटल आवश्यकता भी दे रखी थी, तो यहाँ पे दे रखी थी एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए में टोटल कितना चाहिए, विटामिन ए में टोटल इन दोनों से 80 मात्रक चाहिए था। और खनिज कितना चाहिए था, टोटल खनिज चाहिए था 100 मात्रक, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट। देन आपको कुछ नहीं करना, बस एक क्वेश्चन बना के छोड़ दे रहा हूँ, आपको बस वही सॉल्व करनी है। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस y चाहिए ना, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 6y, कम से कम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, न्यूनतम पोषक तत्व कितने हैं। न्यूनतम का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अधिकतम पूछता तो उससे उल्टा कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस के 3y 100, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। एंड टोटल कॉस्ट z इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x प्लस 6y, 4x प्लस के 6y, इक्वेशन थर्ड मान लेना इसे। तो वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। मैं क्वेश्चन नंबर चाहता तो इसे भी करा देता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा परसेंटेज सा दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं इसे कराऊंगा। ये आपको खुद करना है, इक्वेशन बना के दे दी है मैंने, ग्राफ भी दी आपको सिखा दी थी क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। उसी तरह की सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम ढंग से करेंगे। 2 प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। तो F1 और F2 उर्वरक तो जानते होंगे, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है, तथा F2 में 5% नाइट्रोजन तथा 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। कीमत से हमें पता पड़ता है Z की वैल्यू, ठीक है, 6x प्लस के 5y। प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए लाना चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वंचित पोषक तत्व मिल सकें। न्यूनतम लागत क्या है, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आप इसे x मान लोगे F1 को और F2 को मान लोगे y। x और y की वैल्यू जानना चाहता है और न्यूनतम लागत जानना चाहता है, यानी z की वैल्यू न्यूनतम कितनी है। तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के F1 और F2 थे। F1 में 10% नाइट्रोजन, F1 में 10% नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 10% लिखोगे, 10%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 लगाना, 10/100, ठीक है। 0 से 0 काट दोगे तो क्या जाएगा, 1/10, क्लियर है। और फास्फोरिक अम्ल कितना था, 6%, यानी 6% का मतलब 6/100, 2 से काट लोगे, 2 से काटोगे कितनी बार, 3 बार, और 2 से काटोगे तो 50 बार, ठीक है, यानी 3/50 लिख दे रहा हूँ, 3/50, ठीक है। और F2 में ये देखिए, F2 का मतलब y की वैल्यू, F2 में यहाँ पे तो F2 में 5% नाइट्रोजन, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 5 एकम 5 और 5 यानी 20 बार कटेगा, 1/20, ठीक है। और 10% फास्फोरिक अम्ल है, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, 10/100 यानी 1/10, क्लियर है। कुल आवश्यकता कितनी थी ये देखिए, तो उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए था, टोटल 14 किलोग्राम, ठीक है। और फास्फोरस भी कितना चाहिए था, 14 किलोग्राम, दोनों को 14 किलोग्राम चाहिए था। और कुल लागत की बात कर लें, यानी Z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, Z की वैल्यू x और y के फॉर्म में 5 किलोग्राम, और इस पे कितना आता है, F1 पे 6 और F2 पे कितना था, 5, यानी 6 यहाँ रख दूंगा, 5 रख दूंगा। देन इक्वेशन कैसे बनाओगे, पहले ये देखना आपको अधिकतम चाहिए या न्यूनतम चाहिए। न्यूनतम लागत चाहिए। न्यूनतम लागत के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से, और अधिकतम के लिए इस तरीके से करते हैं, ठीक है, उल्टा करते हैं, ठीक है। न्यूनतम के लिए इस तरीके से सिंबल बनाते हैं हर इक्वेशन के लिए। तो y का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x/10 प्लस y का मल्टीप्लाई करूँगा 3y/50, 3y/50,
न्यूनतम लागत, यानी आगे वाली न्यूनतम होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ये रही एक्स की वैल्यू और ये रही वाई की वैल्यू, 1/20 था, 1/20। अपन को दिखाते नहीं है कितना, 14, यानी इसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे x/10 प्लस y/20 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इस वाली इक्वेशन से हो जाएगा आपका 3x/50, 50 था, x की वैल्यू ये दोनों, x का मल्टीप्लाई करना सभी में आपको, और प्लस y का मल्टीप्लाई करोगे y/10 कितना, 14। ये किलोग्राम में दे रखा है इसलिए, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, एंड टोटल कॉस्ट का आंसर निकालोगे z इक्वल टू 6x प्लस के 5y। टोटल कॉस्ट z इक्वल टू 6x प्लस के 5y। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है और चेंज कर लेना इक्वेशन फॉर्म में, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो करोगे x प्लस 10 x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 14, x/10 प्लस y/20 इक्वल टू 14। इसे सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 10 से 20 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2x प्लस 20 से 20 गया, क्या आ गया y इक्वल टू 14। तो यहाँ से 2x प्लस के y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280, यानी इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसे, उसी की फॉर्म है ये, ठीक है। एंड अगली क्या थी, 3x/50 प्लस y/10 इक्वल टू 14। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 50, क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 पंजे 50, 5y। तो अब क्या आ जाएगा 3x प्लस के 5y इक्वल टू 14 पंजे 70, एक जीरो पीछे और लगा देना। इक्वेशन सेकंड, अब कैसे सॉल्व करोगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही कर लो, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 5 का करोगे तो 5 दूनी 10x, 5y, 5 का करोगे तो 0, 5 अट्ठे 40, 4, 5 दूनी 10 और 4 14। फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई, इससे कुछ मत करो सेकंड से, 3x प्लस 5y 700, घटा लो, घटाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5y से 5y गया, 10x में से 3x गए तो 7x, 1400 में 700 गए तो कितने बचे, 700, 7 का डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 100। अब y की वैल्यू कैसे निकालो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या था, 2 इंटू एक्स की वैल्यू, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100, और फिर क्या है प्लस बाई इक्वल टू 280, 200, 2 गुणा 100 200, 200 उधर किसको हो जाएंगे माइनस के, 280 में से 200 माइनस करोगे तो 80, बाई की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है। तो हमने ये माना था उर्वरक एफ कितना है, F1 एक्स माना था कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है 100, यहाँ पे 100 मंगाने पड़ेंगे 100 किलोग्राम, और बाई की वैल्यू कितनी आई है 80, यहाँ पे 80 लिख देना। ये आपके 2 राइट आंसर आएंगे। अब इसका प्रॉफिट और निकालना है, यानी ये तो आपकी F1 की वैल्यू आ गई, F1 की, और ये F2 उर्वरक की वैल्यू आ गई, क्लियर है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक्स और वाई के होते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी मान लो,
कितना एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स की वैल्यू 100 कॉमा वाई की वैल्यू 80। ठीक है, तो ग्राफ विधि से इसे सॉल्व करते हैं इसे। तो आपको ये तो पता पड़ गया इतने किलोग्राम फर्टिलाइजर यानी जो उर्वरक है F2 तो इतना किलोग्राम चाहिए, और F1 यानी 100 किलोग्राम चाहिए, 100 और 80 किलोग्राम। लेकिन अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता पड़ गया, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व और करना है, इनके पहली लाइन और सेकंड लाइन को ड्रॉ करना है ना इस वाली लाइन पे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इधर की साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। तो ये देखिए कैसे करोगे, ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट, वाई की जगह 0 रखोगे 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 140। जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280। तो पी पॉइंट मिल गया, ये पी पॉइंट है 140,0, और ये क्यू पॉइंट है 0,280। क्लियर है। और यहाँ से देखोगे ये एक्स और ये वाई, वाई की जगह 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो, 700/3 लिख दूँ, 3 का डिवाइड तो हो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 1 और 3 3 1, 3 3 इन नहीं जा रहा ना, 700/3। जब एक्स की 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काट लो, 5 एकम 5, कितने बचे 2, 5 चौक 20, यानी 140 आ जाएगी। इस वाले पॉइंट को क्या नाम दोगे, पी क्यू, इसका नाम दे दो आर, 700/3, 0, इसका नाम दे दो एस, 0,140। क्लियर है। अब ये लाइन पे ड्रॉ कर लो 140,0, 0,280। ये देखिए कैसे शो करोगे इस लाइन पे। आपका पहला पॉइंट है 140,0, 140 यानी 10 की मान ले रहा हूँ, 10 20 30, तो 140,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 हो गया, 110 120 130 140, तो 140,0। ठीक है, एक डॉट के बीच की दूरी मैं 10 मान रहा हूँ। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया, और क्यू पॉइंट क्या था आपका, क्यू पॉइंट था आपका 0,280, 280 बहुत हो जाएगा, यानी 28 लाइन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ में तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0,280 ये क्यू पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे ये आपकी L1 आ जाएगी, L1। ठीक है, और L2 के लिए आपको क्या चाहिए, 700/3, 700/3 का मतलब क्या होता है, 700 में 3 का डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6, 1 3 3 9, 1 3 3 9, 233 पॉइंट कुछ, 233 यानी 23 के लमसम लाइन। तो एक्स की साइड में 23,0, तो 14 तो ये हो गई थी, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पॉइंट यहाँ पे मान ले रहा हूँ कुछ आपका। ठीक है, पी क्यू ये आर हो गया, कितना था 700/3, 700/3, ठीक है। और क्या था एस का पॉइंट 0,140, 0,140, 140, 0,140, 1 2 140 यानी 0 पीछे उड़ जाऊंगा, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 यहाँ पे मान ले रहा हूँ 0,140। इसका नाम आर के बाद एस, इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद ये लाइन कौन सी आ गई आपकी, लाइन सेकंड आ गई। ठीक है, लाइन सेकंड आ गई। अब ये देखिए, अब ये लाइन अब फिजिबल रीजन किधर लेना, ऊपर लेना या नीचे लेना, ये देखिए ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। 0 रखोगे तो 0 0, क्या 0 बड़ा होता है 14 से, नहीं ना, तो उनका रीजन पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस वाली लाइन का, फर्स्ट वाली लाइन का। सेकंड वाली लाइन की बात करें
तो 0,0 यानी 0 प्लस 0 क्या 0 14 से बड़ा होता है? 0 14 से बड़ा होता है कभी नहीं ना। तो सेकंड वाली लाइन का भी इधर नहीं बनेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गए, बोल सकते हैं। ये लाइन तो इस वाले पॉइंट तक ले लो, ये वाली जो लाइन जा रही थी। तो पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे हम बी मान लेते हैं, बी। दो लाइन कहाँ कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यहाँ तक मिल रही हैं। यानी सेकंड लाइन पे तो दो लाइन आराम से मिल रही हैं हमें, ठीक है। यहाँ से इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? आर बी, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? क्यू। द फिजिबल रीजन ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं? आर बी क्यू, आर बी क्यू। ये कैसे पॉइंट हैं? क्या एक कैद हो रहे हैं, आपस में बंद हो रहे हैं कहीं? जैसे ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये नहीं बंद हो रही ना, खुले जा रहे हैं, ओपन है, एकदम भागे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इज अनबाउंडेड, आर अनबाउंडेड, इज अनबाउंडेड लिख देना, ठीक है। इट्स आर अनबाउंडेड लिख लेना, इट्स आर अनबाउंडेड, यानी इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, अनबाउंडेड, बंधे हुए नहीं है ये, ठीक है। तो वैसे भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट एक टेबल बना लोगे, कॉर्नर पॉइंट, और जेड बराबर की कितना दे रखा था आपको? जेड बराबर की दे रखा था आपको 6x प्लस के 5y। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? आर बी और क्यू, आर बी और क्यू, ठीक है। आर के पॉइंट क्या थे? 700.3, 00, ठीक है, कॉमन 0। बी के पॉइंट क्या थे? बी के पॉइंट यहाँ पे निकाले थे हमने 100,80, 100,80, और क्यू के पॉइंट क्या है? 0,280। क्लियर है? जेड की वैल्यू निकालो यहाँ से, मिनिमम वैल्यू चाहिए उसे, तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जेड बराबर के यहाँ पे रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 6 इंटू 700/3, 700/3, 3 से काटोगे 2 बार, 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14, 1400 आ गया। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रखोगे 600 आ जाएगा, यहाँ रफ में कर दे रहा हूँ, 600 आ जाएगा। और प्लस 80 रखोगे तो 8 8 पंजे 40, 40 1 0, ये 400, कितने हो जाएंगे? 1000, यहाँ से 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 रखोगे 0, और बाई की जगह कितना रखोगे? 280, 5 गुणा 280 कितने होते हैं? तो जेड बराबर के 5 का गुणा कर दे रहा हूँ 0, 8 पंजे 40, कैरी 4, और 5 दूनी 10, और 4 14। मिनिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? 1000 दिखाई दे रही है ना मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। सो मिनिमम कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक की, फर्टिलाइजर इक्वल टू 1000 रुपीज़, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित असमीकरण निकाय, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है, से निर्धारित सुसंगत क्षेत्रीय कोणीय बिंदु भी दे रखे हैं। चलो कोई टेंशन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि उसने दे दिया कि जेड और पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये मैन है, जहाँ पी कॉमा क्यू इज ग्रेटर देन 0, पी तथा क्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब उचित होगा ताकि जेड का अधिकतम मान 3,4 और 0,5 दोनों पर घटित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी। तो अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, अब इन दोनों ऑप्शन से करना है, दोनों पर घटित होता है। तो ये देखिए मैंने, और एक इससे मतलब है, ठीक है, मैंने ये देखिए यहाँ पे आपको नोट कर दिया है। तो दोनों वैल्यू पे घटित होता है। जेड ऑफ वैल्यू 3,4 लोगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना,
बाई इक्वेशन फर्स्ट, दोनों का कंपैरिजन कर दोगे। पी इंटू एक्स की जगह यहाँ से वैल्यू लोगे 3 प्लस क्यू इंटू बाई की जगह कितना लोगे 4 लोगे यहाँ से, फिर बराबर कर दोगे, दोनों पॉइंटों को बराबर रख देना आपको, ठीक है। पी इंटू एक्स की क्या लोगे 0 लोगे इस वाले पॉइंट से, फिर प्लस क्यू इंटू बाई की जगह क्या लोगे 5 लोगे, तो क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा प्लस 4q हो जाएगा इक्वल टू, ये तो 0 हो गया प्लस के 5q हो गया 5q, 4q को इधर ले जाओगे कि इसका हो जाएगा माइनस का, तो 3p इक्वल टू 5q में से 4q जाएंगे तो 1q बचेगा, 3p इक्वल टू q, तो q इक्वल टू 3p बोलो या 3p इक्वल टू q बोलो, बात बराबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है।